हेलो एवरीवन। तो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। पिछले प्रीवियस लेक्चर में अपन कार्बोक्सिलिक अम्लों के दो टॉपिक्स के बारे में जो है वो चर्चा कर चुके हैं, जिसमें पहले टॉपिक में अपना था कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य परिचय और आईपीसी नोमेनक्लेचर, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वगैरह थे। सेकेंड लेक्चर के अंदर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो बनाने की विधियां हैं वो कुछ विधियां हमने डिस्कस कर ली थी। उसी क्रम में नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल की विधियां ही हैं, उसी के आगे की हैं जो पिछला पोर्शन अपना हो चुका है। कुछ विधियां हमने पिछले लेक्चर में देख ली थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो अगली इसमें नेक्स्ट अगली जो विधि आती है वो है अपने पास एल्केनेमाइड। एल्केनेमाइड द्वारा ठीक है। अब एल्केनेमाइड द्वारा जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, तो इसके लिए मैं कॉमन ले रहा हूं। जैसे पहले एक कॉमन एग्जांपल ले लिया जाए। यहां मैंने एक कॉमन एल्केनेमाइड लिया है RC≡NH2। ठीक है। इस एल्केनेमाइड का आपको जल अपघटन करवाना है। जल अपघटन के लिए आपने ले लिया HOH, ठीक है, H2O। इसका क्या करा रहे हो आप? जल अपघटन। और ये जो जल अपघटन की प्रक्रिया है, ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसका नाम क्या है? एल्केनेमाइड। ये आपका एक एल्केनेमाइड है। इस एल्केनेमाइड का क्या करवा रहे हैं? जल अपघटन, जल के साथ अभिक्रिया। और ये जो जल के साथ इसकी अभिक्रिया होगी वो तनु अम्ल की उपस्थिति में होगी। तो यहाँ पे मैंने एक तनु अम्ल ले लिया, जैसे तनु HCl, ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी उपस्थिति में इसका जल अपघटन होता है। तो जल अपघटन किस तरीके से होगा उसको देखें। तो यहां जो NH2 समूह है, एल्केनेमाइड में जो NH2 समूह है, वो NH2 समूह इस जल के मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन, ये H+ है। NH2 में जब आप बॉन्ड वियोजन देखोगे, बॉन्ड की विकृति देखोगे तो किस तरीके से होगा देखो, पीछे भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पाइबंद का स्थानांतरण हुआ, पाइबंद का इलेक्ट्रॉन टूटेगा और इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? माइनस। कार्बन पे क्या जाएगा? प्लस। अब कार्बन क्या करता है? इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो ये अपना लोन पेयर इस कार्बन को दे देता है। तो जैसे अपना ये लोन पेयर इसको दे देगा तो नाइट्रोजन में क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन की स्थिति क्या होगी? पॉजिटिव। तो वास्तविकता में ऐसा नहीं होकर इधर इसका इलेक्ट्रॉनिक समूह, देने वाला समूह बैठा हुआ है, ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति जो है वो R की ज्यादा है, नाइट्रोजन की कम है, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युतता क्या होती है? ज्यादा होती है। तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये NH2 समूह इस जल के अणु की हाइड्रोजन को ग्रहण करता है और किसमें बदलता है? NH3 के अंदर। तो यहां क्या बनता है? NH3 यानी अमोनिया। और कार्बन पे क्या आया था? प्लस। ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस। तो प्लस किसको लेता है? इसके OH माइनस को, जल के OH माइनस को। तो उत्पाद क्या बन गया? RC≡O दिया हुआ है और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? OH। तो ये हो गया OH प्लस NH3। तो ये तो हो गया मेरे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। और साथ में क्या बन गई? अमोनिया। NH3 क्या है? अमोनिया। तो इस तरीके से एल्केनेमाइड का जब आप जल अपघटन करवाते हो किसी तनु अम्ल की उपस्थिति में, तो उससे कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस क्या बनती है? अमोनिया बनती है। जैसे एक एग्जांपल ले, आप यहां क्या कर सकते हो? इस जगह R की जगह, ये कॉमन अभिक्रिया लिया आपने, तो R की जगह क्या कर सकते हो? इसकी अगर एक आप अभिक्रिया देखो तो मान लो मैंने R की जगह क्या ले लिया? CH3। ये एग्जाम्पल है इसका, CH3 ले लिया। आप यहां CH3 CH2 भी ले सकते हो, कार्बन श्रृंखला बढ़ा सकते हो। तो CH3 C≡O NH2, इसकी क्रिया आप किससे करवा रहे हो? जल के साथ, HOH के साथ। तो ऊपर वाली अभिक्रिया अनुसार ही करना है। बस R की जगह मैंने क्या उठा के क्या कर दिया है? CH3 कर दिया है। तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? NH3। ठीक है। सारी प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है? तनु HCl की उपस्थिति में हो रही है। OH इसके साथ आके जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट हो गया CH3 C≡OH प्लस NH3। उत्पाद का नाम क्या हो गया? उत्पाद हो गया मेरा एसिटिक अम्ल। ठीक है। इसको क्या कहोगे आप? ये एल्केनेमाइड था। इस एल्केनेमाइड में कितने कार्बन है? 1 और 2, 2 कार्बन है, 1 और 2। तो 2 कार्बन के लिए काम में आता है एथेन। एथेन में एमाइड जोड़ोगे तो नाम हो जाएगा एथेनेमाइड। इस अभिकारक का नाम है एथेनेमाइड। तो एथेनेमाइड की अभिक्रिया जब आप जल के अणु से संपन्न करवाते हो तो क्या मिलता है आपको? एसिटिक अम्ल। ठीक है। तो ये नेक्स्ट अगली अभिक्रिया हुई अपनी
एल्केनेमाइड के द्वारा। तो एल्केनेमाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल किस प्रकार से बनाया जा सकता है, ये इसका मेथड। ठीक है, तो कॉमन अभिक्रिया याद रखो। कॉमन अभिक्रिया आपको अगर ये कॉमन अभिक्रिया याद है तो आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर उसे समझा सकते हैं। ये एग्जाम में जिस प्रकार से भी दिया हुआ है आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगली विधि की बात करें, इसी में जिसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण किया जा सकता है। तो नेक्स्ट अगली डालो, एल्केनोइक एनहाइड्राइड से। नेक्स्ट अगली है एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एल्केनोइक एनहाइड्राइड द्वारा। अब एल्केनोइक एनहाइड्राइड से जो है वो किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण किया जा सकता है, उस मेथड को देखेंगे। तो सबसे पहले बात है, देखो यहां कॉमन क्या दिया हुआ है, एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। एनहाइड्राइड का फॉर्मूला मैं पीछे ही कई बार बता चुका हूं। तो एनहाइड्राइड जो होता है उसकी कॉमन अभिक्रिया लेंगे आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ और आर। ठीक है, ये क्या है, एक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। अब एल्केनोइक एनहाइड्राइड का क्या करवाना है, जल अपघटन करवाना है। आपको इसकी अभिक्रिया जल के साथ संपन्न करवानी है, HOH के साथ। जब आप इसकी जल के साथ अभिक्रिया संपन्न करवाओगे, ठीक है, तो जब इसकी जल के साथ अभिक्रिया संपन्न होती है तो किस प्रकार, इसमें देखो, अब एनहाइड्राइड में देखा जाए तो एनहाइड्राइड की स्थिति देखो, यहां जो ये ऑक्सीजन दी हुई है, ठीक है, जहां मेरी अंगुली रखी हुई है, ये ऑक्सीजन जो दी हुई है, इस ऑक्सीजन के इधर देखो RC डबल बॉन्ड O है और इधर भी RC डबल बॉन्ड O है। दोनों तरफ स्थितियां क्या है, एक जैसी स्थिति है, दोनों तरफ समान स्थिति है। तो ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ स्थिति कैसी हो गई, सममित स्थिति, समान स्थिति, एक जैसी स्थिति। तो जब सममित स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस अवस्था में ये जो ऑक्सीजन है, जहां मेरी अंगुली रखी हुई है, इस ऑक्सीजन के आप इधर वाला ये बॉन्ड भी तोड़ सकते हो और इसके इधर वाला ये बॉन्ड भी तोड़ सकते हो। दोनों में से कोई सा भी एक बॉन्ड तोड़ा जा सकता है। तो मान लो मैंने जो है वो ये बॉन्ड तोड़ा, यहां इस जगह इस वाले बॉन्ड को मैंने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो जैसे इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूं तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस, कार्बन पे क्या जाएगा, प्लस। इधर जल अपघटन के लिए आओगे तो जल से क्रिया कराओगे तो H क्या है, प्लस, OH क्या है, माइनस। तो इसका तो माइनस और इसका प्लस, ये क्रिया करता है, तो ये क्रिया करता है, तो यहां से ये समूह आके जुड़ता है इसके साथ। ठीक है, और OH किसके साथ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ। तो उत्पाद क्या हो गया, R C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O दिया हुआ, इस प्लस के साथ क्या जुड़ेगा, इसका माइनस, ये माइनस OH प्लस। ठीक है, अब इधर देखो R C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, आगे है O माइनस है तो इसका क्या जुड़ेगा, H प्लस, तो H। तो देखो यहां इस जगह दोनों क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, RCOOH और RCOOH। तो इस तरीके से यहां इस अभिक्रिया के अंदर आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल के कितने मोल प्राप्त होते हैं, 2 मोल प्राप्त होते हैं, 2 अणु प्राप्त हो गए। ठीक है, अब यहां एक कॉमन अभिक्रिया ले, ये कॉमन अभिक्रिया है, इसको समझने के एग्जाम्पल लें। तो एग्जाम्पल के लिए क्या करता हूं मैं, यहां R जहां लिखा हुआ है, जहां जहां R लिखा हुआ है वहां मैंने क्या ले लिया, CH3 ले लिया। जैसे यहां इस जगह ले लिया मैंने CH3, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस HOH। जल के साथ इसकी अभिक्रिया संपन्न की जाती है। तो जब जल के साथ इसकी अभिक्रिया संपन्न होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, उत्पाद देखो, यहां से ये बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, इधर H प्लस OH माइनस, तो इसका माइनस और इसका प्लस ये जुड़ता है। ठीक है, जुड़ गया, और इसका प्लस और इसका माइनस जुड़ गया। तो उत्पाद क्या हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इसके प्लस के साथ इसका माइनस OH प्लस। ठीक है, सही, CH3 C डबल बॉन्ड O और इसका H प्लस H। तो इस तरीके से मुझे एसिटिक अम्ल के, या यूं कह सकता हूं एथेनोइक अम्ल के, एसिटिक अम्ल है सामान्य नाम और एथेनोइक अम्ल है IUPAC नाम। तो यहां एसिटिक अम्ल के या एथेनोइक अम्ल के कितने मोल प्राप्त होते हैं, 2 मोल प्राप्त होते हैं। क्लियर है, तो उत्पाद का नाम हो गया मेरा एसिटिक अम्ल या फिर
एथेनोइक अम्ल। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की नेक्स्ट अगली विधि जो वीडियो में चल रहा है, अभी वीडियो में चल रही है सारी, ठीक है। ये एल्केनोइक एनहाइड्राइड के जल अपघटन द्वारा। नेक्स्ट अगली विधि की बात करें तो सिंपल है सारी विधियां, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो अपन ने एस्टर की देखी थी कल प्रीवियस लेक्चर के अंदर, पिछले वीडियो के अंदर एस्टर की अभिक्रिया देखी थी, ठीक उसी तरीके से पोर्शन चल रहा है सबका। एस्टर का भी जल अपघटन हुआ था यहाँ, अब आपने एल्केनेमाइड का भी जल अपघटन करवाया, उसके बाद में एल्केनोइक जो अभी ली है एल्केनोइक एनहाइड्राइड, इसका जल अपघटन करवाया। सेम प्रोसीजर इसी तरीके से नेक्स्ट अगली जो अभिक्रिया है बनाने की मेथड में, उसमें भी जल अपघटन होगा। लेकिन अब जब जल अपघटन के लिए जो इसमें है वो अभिकारक लेंगे, तो नेक्स्ट अगली विधि डालोगे वो है एल्केनॉयल हैलाइड। एल्केनॉइड हैलाइड के जल अपघटन द्वारा आपको एल्केनॉइड हैलाइड का क्या करवाना है, जल अपघटन करवाना है, ठीक है। अब एल्केनॉइल हैलाइड जो है, इस एल्केनॉइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है कॉमन लेंगे आर, एल्केनॉइल है ना कॉमन है, तो आर सी डबल बॉन्ड हो, हैलाइड के लिए हो जाएगा एक्स। क्लियर। हैलाइड के लिए, हैलोजन के लिए क्या लेते हैं एक्स, तो ये हो गया एल्केनॉइल हैलाइड। अब इस एल्केनॉइल हैलाइड का क्या करवाना है, जल अपघटन। तो जल अपघटन के लिए ले लिया मैंने एच ओ एच, जल के साथ इसकी अभिक्रिया करवाओगे। अब पीछे इतना पढ़ा हुआ है अपने को, अपने एल्किल हैलाइड पढ़ा है, तो इतनी जानकारी तो हो गई कि इसमें एक्स क्या रहेगा और आर सी डबल बॉन्ड ओ पे बॉन्ड वियोजन किस तरीके से होगा। तो जल के लिए तो गया H प्लस ओ एच माइनस। एल्केनॉइल हैलाइड की बात की जाए तो हेलोजन पे क्या आएगा माइनस, और कार्बन पे क्या चलेगा प्लस। तो इसका हाइड्रोजन और इसका हेलोजन, इसका प्लस और इसका माइनस, ये बाहर निकलेगा HX के रूप में, ठीक है। तो OH समूह किसके साथ आगे जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ। तो उत्पाद क्या हो गया आर सी डबल बॉन्डो, आर सी डबल बॉन्डो दिया हुआ, इसके साथ क्या जुड़ेगा OH समूह, जुड़ गया OH प्लस, इधर से क्या बाहर निकल गया H और X, तो ये हो गया HX, ठीक है। तो इसको जो है वो एक एग्जाम्पल के रूप में लेकर समझे, एग्जाम्पल लिया जाए इसका उसी तरीके से जैसे मैंने यहां ले लिया R की जगह CH3 C डबल बॉन्ड O, और X की जगह मैंने मान लिया कि मैंने ले लिया Cl। इसकी क्रिया आपको किसके साथ संपन्न करवानी है, जल के अणु के साथ संपन्न करवानी है, जल से भी क्रिया करवाओगे इसकी। तो सेम ऊपर वाले की तरह प्रोसीजर की तरह H प्लस है Cl माइनस है, तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा HCl, ठीक है। HCl बाहर, OH से आके जुड़ गया, तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस HCl। देखो यहाँ क्या किया मैंने, R की जगह CH3 किया है और X की जगह Cl किया है। तो आपको जहां जहां R है इस अभिक्रिया में वहां क्या रखना है CH3 रखना है, और जहां जहां X उसकी जगह क्या रखना है Cl रखना है। तो अपना X जो बराबर है, यहाँ X जो लेंगे वो Cl हो सकता है, ये आपका Br हो सकता है। ज्यादातर अमूमन दो यूज में आते हैं यहाँ, Cl और Br। उसमें प्रायिकता सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, ठीक है। फ्लोरीन और आयोडीन बहुत कम प्रयुक्त किया जाता है, बहुत कम काम में लेते हैं, खासतौर से फ्लोरीन तो बात होती ही नहीं है इस जगह। तो यहाँ ज्यादातर Cl और Br, X की जगह Cl और Br यूज में लाया जाएगा। तो यह अभिक्रिया होगी अपनी एल्केनॉइल हैलाइड के जल अपघटन की। और प्राप्त उत्पाद का नाम, इसका नाम क्या है आपका, वही एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कह सकते हो, या फिर इसका नामांकन क्या हो जाएगा एथेनोइक। आईपीसी नाम की बात करोगे तो एथेनोइक अम्ल है, और सामान्य नाम उत्पाद की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ये नेक्स्ट अगली अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की। और आखिरी अभिक्रिया जिसके बारे में अभी चर्चा करेंगे वो है अपनी नेक्स्ट और आखिरी हेडिंग, एल्किल इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की। इंपॉर्टेंट विधि है ये भी, और एल्किल हैलाइड में आ चुकी है ये। तो नेक्स्ट अगली डालो एल्केन नाइट्राइल के, एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल के जल अपघटन द्वारा, एल्केन नाइट्राइल के जल अपघटन द्वारा, ठीक है।
अब एल्केन नाइट्राइल का जल अपघटन ये करवाना है, तो एल्केन नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या है सबसे पहली बात, और इसका निर्माण कैसे होता है। देखो एल्केन नाइट्राइल किस तरीके से बनाया जाता है, समझें, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, पहले समझ लो। एल्केन नाइट्राइल का निर्माण जो होता है वो होता है एक एल्किल हैलाइड है। इस एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ संपन्न की जाती है। जब पोटेशियम साइनाइड के साथ इसकी अभिक्रिया संपन्न होती है तो यहां से R प्लस है, X माइनस है, K प्लस है और Cn माइनस है। तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा आपका KX, और R के साथ क्या जुड़ जाएगा Cn, तो RCn प्लस KX। ये हो गया मेरा एल्केन नाइट्राइल। ठीक है, ये एल्केन नाइट्राइल का फॉर्मेशन, इस तरीके से एल्केन नाइट्राइल का निर्माण किया जाता है। अब हेडिंग अपनी क्या है, एल्केन नाइट्राइल के जल अपघटन के द्वारा, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है। तो एल्केन नाइट्राइल का क्या करवाऊंगा, जल अपघटन, यानी ये है एल्केन नाइट्राइल, इसका क्या करवाना है, मुझे जल अपघटन करवाना है। तो ये तो समझने के तरीके से है कि किस तरीके से एल्केन नाइट्राइल का निर्माण हुआ है। ये अभिक्रिया याद रखने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, एल्किल हैलाइड में आ चुका है ये, तो मुझे मेन अभिक्रिया पे आना है। तो एल्केन हैलाइड RC, इसकी स्ट्रक्चर होती है ट्रिपल बॉन्ड N। इस एल्केन नाइट्राइल की क्रिया किसके साथ करवाओगे, जल के अणु के साथ, HOH के साथ। ठीक है, अब यहां इसको समझो, स्टेप समझो इसके किस तरीके से। देखो यहां इस Cn में 2 पाई बॉन्ड है और एक आपका सिग्मा बॉन्ड है। ये ऊपर पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, और बीच में क्या है, सिग्मा है। लिखना नहीं है अभी, पहले समझो जो मैं बता रहा हूं उसको। ठीक है, और जिस मेथड से आपको ये याद हो सके, आप जिस रूप में इसे याद रखना चाहो वैसे लिख सकते हो। तो मैं इसको पहले डिटेल में समझा रहा हूं। RC ट्रिपल बॉन्ड N में 2 पाई बॉन्ड है, एक क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। इसकी क्रिया आप HOH से करवाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप पहला पाई बॉन्ड तोड़ो। आप पहला पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो 2 नए सिग्मा बनेंगे। क्या बनेंगे, 2 नए सिग्मा बॉन्ड। एक सिग्मा बनेगा कार्बन के पास और एक सिग्मा बनेगा नाइट्रोजन के पास। यानी स्थिति कुछ ऐसे होगी। और ध्यान रखना, ये सारी जो प्रक्रिया होती है वो किसमें होती है, अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में ये प्रक्रिया चल रही है। तो RC डबल बॉन्ड, मैंने एक पाई बॉन्ड तोड़ दिया, अब तो 2 सिग्मा बना दिए, एक कार्बन के पास और एक नाइट्रोजन के पास, एक कार्बन के पास और एक नाइट्रोजन के पास। ठीक है, अब यहां H है और OH है, तो हाइड्रोजन किसके पास जाएगी, हाइड्रोजन जाती है, वो जाती है कार्बन के पास, और नाइट्रोजन से समूह आके जुड़ता है OH। ठीक है, इसी तरीके से करोगे। कार्बन के साथ क्या जुड़ेगी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगी OH स्थिति। या उल्टा होगा कि OH तो जुड़ेगा कार्बन के साथ और नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगी हाइड्रोजन, कुछ ऐसा होगा। क्या होना चाहिए, इतना तो मालूम होना चाहिए ना। तो यहां देखो, इसके अंदर आप जो भी लेना चाहो, तो मैंने यहां क्या किया है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो पाई बॉन्ड का स्थान इसमें देखो, आपने 2 सिग्मा बना दिए, एक कार्बन का और एक नाइट्रोजन का बना दिया है। तो जब ये स्थिति हुई तो यहां से आप ये हाइड्रोजन इस कार्बन को भी ले सकते हो, और यहां से जो है वो OH समूह इस नाइट्रोजन को दे सकते हो। रिवर्स उल्टा भी ले सकते हो कि आप OH समूह कार्बन को दे सकते हो और हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन को दे सकते हो, ऐसी स्थिति। तो यहां जो है मैंने क्या किया है कि कार्बन को दिया है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को दिया मैंने OH समूह। तो मान लिया मैंने कुछ ऐसी स्थिति दी, OH और ये H, ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई। अब यहां आपको क्या करना होता है, पुनः इसका जल अपघटन करवाना होता है। फिर उसके अंदर पुनर्विन्यासन चलता है, तो पुनः जल अपघटन होता है, फिर पुनर्विन्यासन की अभिक्रिया होती है, तो वहां से क्या बनता है, एक एमाइड समूह क्रिएट होता है, एमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से ना करके आप यहां जो है इसको तो दो क्या, OH, और नाइट्रोजन को क्या दे दो, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन को दे दी मैंने हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आप इसकी फिर से क्रिया करवा दो, किसके साथ, H2O के साथ, H2O के साथ। तो जैसे आप इसकी वापस H2O से अभिक्रिया करवाते हो, तो यहां क्या होगा कि ये जो NH समूह है ये 2 हाइड्रोजन लेकर किसके रूप में बाहर निकलेगा, NH3 के रूप में, और जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ ऐड हो जाएगी, कार्बन के साथ। तो आपका उत्पाद हो जाएगा RC, इसके साथ जुड़ा हुआ OH डबल बॉन्ड O प्लस NH3। तो ये तो हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, RC डबल बॉन्ड O OH।
जिसे आप एक एल्केनोइक अम्ल भी कह सकते हो। और NH3 जो समूह है वो हो जाएगी आपकी अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया और ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये रख लिया अभिक्रिया, इसको आप 2 स्टेप में ले सकते हो। अब यहाँ कुल मिला के देखो, इसमें H2O का ये 1 मोल और ये H2O का 1 मोल, कुल मोलर संख्या जो है वो कितनी हो गई? 2। तो कॉमन जब अभिक्रिया दी जाएगी इसकी, तो कॉमन अभिक्रिया के रूप में कैसे ले सकते हो इसे? कॉमन अभिक्रिया में 2 मोल सीधे एल्केन नाइट्राइल R C ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी क्रिया कराओ 2 मोल 2H2O, जल के 2 अणु, माध्यम कैसा रहेगा? अम्लीय, H+ माध्यम की उपस्थिति में। तो इसको किस में बदलोगे? कार्बन को किस में बदलोगे? कार्बोक्सिलिक में। तो ये हो गया RC डबल बॉन्ड O OH। और नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करना है? नाइट्रोजन को कन्वर्ट करोगे अमोनिया में, NH3 में। तो ये आपका सह प्रोडक्ट हो गया, ये तो बन गया अमोनिया NH3, और मेन प्रोडक्ट हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल या एल्केनोइक अम्ल। ठीक है, अब कॉमन अभिक्रिया, यहां से कॉमन अभिक्रिया के लिए R बराबर ले सकते हो CH3, यहां R की जगह ले हो CH3 समूह। एग्जाम्पल इसका CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस ट्वाइस H2O। मीडियम कैसा हो गया आपका? एसिडिक। तो R की जगह क्या रखना है? CH3। तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस NH3। तो ये हो गया आपका एसिटिक अम्ल या फिर एथेनोइक अम्ल। तो इस तरीके से जो है वो इन विधियों के द्वारा आप कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मेशन कर सकते हो। ये अपनी अंतिम विधि थी। ये फॉर्मेशन जो था, ये स्टेप थी वो एल्किल हैलाइड में भी थी कि आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करवाओ? पोटेशियम साइनाइड से कराओगे, तो वहां से क्या मिलेगा? एल्केन नाइट्राइल। तो ये रफली है, पीछे आ चुका है, इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सीधा मैन अपने को ये लेना है, एल्केन नाइट्राइल, इसकी अभिक्रिया जल से करवानी है। तो यहां से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, और साथ में सह उत्पाद के रूप में क्या बनेगी? अमोनिया। R की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, जो भी लोगे वैसा ही अपना उत्पाद होगा। 1 कार्बन लेते हो तो एसिटिक अम्ल है, 2 कार्बन लेते हो तो आपका प्रोपेनोइक अम्ल बनेगा। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ाती जाओगी वैसे वैसे उत्पाद में भी कार्बन की संख्या क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अप टू अगला जो इसका आता है वो आता है अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म की बात करें। भौतिक गुणधर्म जो है इसमें कौन कौन से हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के भौतिक गुणधर्म बनाने की विधियां कंप्लीट है। नेक्स्ट अगली हेडिंग डालोगे भौतिक गुणधर्म। अब भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं इसमें? नंबर 1, पहला, सबसे पहले बात की जाती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, इसकी स्टेट कैसी है? स्टेट का मतलब ठोस, द्रव और गैस की बात की जाए तो फर्स्ट है, उसमें लिखोगे कार्बन 1 से लेकर कार्बन 10 तक के जितने भी आपके एल्केनोइक अम्ल हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखो, कार्बन 1 से कार्बन 10 तक के एल्केनोइक अम्ल, एल्केनोइक अम्ल, ये जितने भी होंगे एल्केनोइक अम्ल वो कैसे होंगे? रंगहीन, रंगहीन द्रव अवस्था में। कार्बन 1 से कार्बन 10 तक के एल्केनोइक अम्ल कैसे होंगे? रंगहीन द्रव, रंगहीन द्रव। इसी में है, ये कार्बन 1 से कार्बन 10 हो गया। अब इसके अबव जितने भी आएंगे, कार्बन 11 से लेके आप इनफाइनाइट जो भी लेते हो, तो उसमें इसे आप यूं कह सकते हो, इससे उच्चतर सदस्य। इससे उच्चतर का अर्थ हो गया कार्बन 10 से ऊपर, कार्बन आप 11 से लेके इनफाइनाइट अनंत तक, इससे उच्चतर सदस्य मोम के समान, मोम के समान रंगहीन ठोस। ठीक है, मोम के समान रंगहीन ठोस, यानी ठोस अवस्था में होते हैं। कार्बन 10 तक है आपके पास द्रव अवस्था में, कार्बन 11 से लेकर इनफाइनाइट अनंत तक है वो किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। ये आपका फर्स्ट पहला पॉइंट। सेकंड, दूसरे पॉइंट के लिए, कार्बन 1 से लेके कार्बन 3, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 3 के जो आपके एल्केनोइक अम्ल हैं ये तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं। सेकंड पॉइंट लिखो, कार्बन 1 से लेके कार्बन 3 तक के एल्केनोइक अम्ल, कार्बन 1 से कार्बन 3 तक के एल्केनोइक अम्ल तीक्ष्ण गंध वाले।
होते हैं। इसी दूसरे पॉइंट में लिखोगे। 3 तक हो गया। उसके बाद में इसी पॉइंट में सेकंड में ही कार्बन 4 से कार्बन 9 तक के एल्केनोइक अम्ल, कार्बन 4 से कार्बन 9 तक के एल्केनोइक अम्ल सड़े मक्खन जैसी गंध वाले, सड़े मक्खन जैसी गंध वाले, सड़े मक्खन जैसी गंध वाले। और इसी में है कार्बन 10 से ऊपर, कार्बन 10 से ऊपर, इसमें कर लो आप सीधा गंधहीन, गंधहीन। कार्बन 10 और इससे ऊपर जितने भी एल्केनोइक अम्ल हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे? गंधहीन। उसमें किसी प्रकार की कोई स्मेल नहीं होगी। तो आप इसे सीधा इस रूप में भी याद कर सकते हो। इसमें शॉर्ट इस तरीके से बना सकते हो। C1 से C तक के आपके एल्केनोइक अम्ल हैं वो तीक्ष्ण गंध वाले, C4 से C9 तक के हैं वो सड़े मक्खन जैसी गंध वाले, और C10 से अबव जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? स्मेललेस, गंधहीन। ये आपका सेकंड गुणधर्म इसका। नंबर 3 तीसरे में देखें इसके लिए, तो तीसरे में जो आप ले सकते हो वो आती है इसकी विलयता, सोलिबिलिटी, कि एल्केनोइक अम्ल जो है वो विलय होते हैं या नहीं। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी के लिए इसमें नंबर 3 तीसरा गुणधर्म होगा विलयता। यहां से अपना क्वेश्चन आता है इसमें। अब आगे की 3 प्रॉपर्टीज है, वहां से क्वेश्चन चलता है। अगला है विलयता। तो विलयता के लिए इसमें फर्स्ट पॉइंट पहला लिखो। शुरू के अगर आपको याद नहीं है या आप इसे छोड़ते हो तो इग्नोर कर सकते हो, लेकिन यहां से विलयता से आ गया आपका क्वथनांक और गलनांक, यहां से क्वेश्चन आता है। तो विलयता के लिए फर्स्ट पॉइंट पहला लिखोगे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। एलिफेटिक, एलिफेटिक का मतलब होता है जिसके अंदर आपकी वलय नहीं है। ठीक है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रथम 4 सदस्य, प्रथम 4 सदस्य मतलब है कि C1 से लेके C4, कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक, प्रथम 4 सदस्य जल में विलय, जल में विलय होते हैं। ठीक है, यानी कहां तक हो गया? ब्यूटेनोइक अम्ल तक। आपका फार्मिक अम्ल मेथेनोइक अम्ल से लेके ब्यूटेनोइक अम्ल C1 से लेके C4 तक की जितने भी एल्कोनिक अम्ल होंगे, यानी कहां से? आपका HCOOS से लेकर, पहला योगी क्या हो गया? फार्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, यहां से लेकर आपका ब्यूटेनोइक अम्ल जहां आपके कार्बन कितने हो जाएंगे? 4, यहां तक की जितने भी सदस्य हैं वो सारे क्या होंगे? जल में घुलनशील होंगे। अब इसके बाद में यानी जिसकी बात करें कि कार्बन 5 से लेके, यानी कार्बन 5 और कार्बन 6 आपका पेंटेनोइक अम्ल और हेक्सेनोइक अम्ल, जिसमें 5 कार्बन है, जिसमें 6 कार्बन है। ठीक है, ऐसे यौगिक हैं, ये जल में क्या होते हैं? आंशिक विलय होते हैं, घुलते हैं, लेकिन जल में इनकी घुलने की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है? आंशिक होती है। तो विलयता में सेकंड पॉइंट लिखो पेंटेनोइक व हेक्सेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक व हेक्सेनोइक अम्ल जल में बहुत कम विलय होते हैं, जल में बहुत कम विलय होते हैं। ये हो गया आपका पेंटेनोइक और हेक्सेनोइक, कार्बन नंबर 5 और 6 के लिए। अब आ जाती है कार्बन नंबर 7 से लेके इनफाइनाइट, अनंत कार्बन। तो कार्बन नंबर 7 से लेके, देखो इसमें C1 से, अगर इसकी सीरीज ऑर्डर देखें, C1 से लेके C4 तक ये होते हैं घुलनशील, या यूं कहें कि पूर्ण घुलनशील होते हैं, पूर्ण रूप से घुलते हैं। उसके बाद में C5 और C6 ये जो है वो आपका आंशिक घुलनशील होता है, बहुत कम घुलता है, आंशिक घुलनशील होता है। लेकिन C कार्बन, कार्बन 7, जिसमें कार्बन नंबर 7 है, 7 से कार्बन लेकर अबव अनंत जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? अघुलनशील, ये जल में नहीं घुलते हैं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट अगला पॉइंट लिख सकते हो, इससे ऊपर के एल्केनोइक अम्ल, इससे किससे? कार्बन 6 के बाद में जितने भी आने वाले हैं, इससे ऊपर के एल्केनोइक अम्ल
जल में अघुलनशील होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। अब जल में अघुलनशील क्यों होते हैं उसका कारण पहले देखो इसमें, उसके बाद में लिखना अघुलनशील होने का कारण। जैसे कार्बन नंबर 7 की बात करूं तो कार्बन नंबर 7 के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, CH3 CH2 CH2 3 4 ये 5 6 और 7, ये आपके 7 कार्बन हो चुके। इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, तो ये जो हिस्सा कहलाता है, जहां मैं मार्किंग कर रहा हूं, ये हिस्सा कहलाता है इसका हाइड्रोकार्बन हिस्सा, हाइड्रोकार्बन हिस्सा। तो जैसे जैसे ये हाइड्रोकार्बन हिस्सा बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये सर्किल वाला हिस्सा क्या है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन हिस्सा। तो जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन हिस्सा बढ़ता है वैसे वैसे कार्बोक्सिलिक अम्लों की जल में विलयता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसीलिए कार्बन 7 से लेकर जितने भी आगे आने वाले कंपाउंड है वो सारे के सारे जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। दूसरा, जैसे जैसे ये हिस्सा बढ़ेगा, हाइड्रोकार्बन हिस्सा बढ़ेगा, वैसे वैसे इनके अणुभार में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, और अणुभार बढ़ता जाएगा तो इनकी विलयता भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो इसके आगे कारण लिखो, क्योंकि अणुभार बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनका हाइड्रोकार्बन भाग भी बढ़ता जाता है। जो CWS समूह, के ध्रुवीय प्रभाव को कम कर देता है। जो CWS समूह के ध्रुवीय प्रभाव को कम कर देता है, ये इसका रीजन हो गया। अब यहां एक क्वेश्चन आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो जल में घुलनशील होते हैं, उसका रीजन क्या है, उसका कारण बताओ। तो यहां पे क्वेश्चन लिखो, इसके नीचे क्वेश्चन लो, कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में विलय होते हैं, उचित कारण दीजिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में विलय होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में विलय होते हैं, उचित कारण दीजिए। इसका आंसर लिखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में, कार्बोक्सिलिक अम्ल जल के साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल जल के साथ हाइड्रोजन बंध H बॉन्ड, कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में H बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं, इसलिए ये जल में विलयता दर्शाते हैं, इसलिए ये जल में विलयता दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहां इसमें कॉमन क्वेश्चन है, ये अब ये इसमें व्याख्या नहीं करनी है कि C1 से लेके C4 तक बहुत ज्यादा घुलता है, C5 और C6 जो है वो आंशिक रूप से घुलनशील होते हैं, और C7 से लेके जो है वो अघुलनशील होते हैं। तो ये चीज नहीं समझानी है। अगर वो तो ये पूछता है, उसके अंदर ये पूछा जाए कि कौन सा यौगिक पूर्ण रूप से घुलनशील है, तब आप बता सकते हो कि C1 से लेके C4 पूर्ण घुलनशील है। आंशिक कौन सा घुलता है, कार्बन 5 से लेके कार्बन 6, और जो नहीं घुलता वो कितना है, वो कार्बन 7 से लेकर आपका अबाउट इनफाइनाइट जो भी है। ठीक है, ये व्याख्या उस समय चाहिए। प्रॉपर रूप से अगर क्वेश्चन पूछता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में विलय होता है, उसका रीजन क्या है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो जल में घुलता है, उसका एक शब्द में आंसर है, वो है क्या करता है कि वो क्या बनाता है जल के अंदर, H बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध का निर्माण करेगा। कौन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, किसके साथ, जल के अणु के साथ। तो इन दोनों के बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बंध बनता है। इस बंध बनने के कारण ही कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। ये आपका जो है वो क्वेश्चन इस तरीके से। ठीक है, इसका नेक्स्ट जो अगला हिस्सा है वो नेक्स्ट अपन अगले वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे, जिसमें क्वथनांक और गलनांक के बारे में जो है वो डिस्कशन किया जाएगा।